तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं कल के टॉपिक का ही इन रिलेशन टू प्रीवियस टॉपिक ही है। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एट ए पॉइंट। देखिए ये जो टॉपिक है जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये नथिंग बट ये जो हमने यहाँ पे किया है इसी को प्रूव करना है। यही चीज है, इसी को प्रूव करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए मैंने इसको अलग से भी सॉल्व किया। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। और जो हमने प्रीवियस केस में किया था दैट वाज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, ए और बी के केस में किया था, और फिर बाद में हमने ये कंडीशन लेके एक पॉइंट का वोल्टेज निकाला था। बट मैं यहां क्या करने जा रहा हूं, सिंगल पॉइंट कंसीडर करूंगा और फिर उसके बेसिस पे सेम वैल्यू डेराइव करूंगा। सो दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब वोल्टेज ड्यू टू ए सिंगल चार्ज एट ए पॉइंट। मतलब अगर मुझे केवल सॉकेट पे देखना है कि उस पर कितना वोल्टेज है, या मुझे देखना है कि बल्ब के होल्डर में कितना वोल्टेज है, तो एक पॉइंट का अगर मुझे वोल्टेज देखना है, दो पॉइंट मैं नहीं लेना चाहता, केवल एक पॉइंट लेना चाहता हूं, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना वोल्टेज है या कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो अगर मुझे मेजर करना है, तो उसके लिए डेरिवेशन। तो देखिए क्या किया, लेट देयर बी अ चार्ज Q। तो ये Q कौन है? दिस इज सोर्स चार्ज। लेट देयर बी अ चार्ज Q विच क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। तो ये सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम इट। एक पॉइंट P लिया, उस पॉइंट P पे हमें वोल्टेज चाहिए, उस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। तो ये वाला टर्म बोल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिंगल चार्ज। तो Q एक सिंगल चार्ज है, सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं है, प्लेन पे चार्ज नहीं है, या फुटबॉल के ऊपर चार्ज नहीं है, या लाइन के ऊपर चार्ज नहीं, केवल एक सिंगल चार्ज है। इस सिंगल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज लिया सिंगल Q जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इसके चारों तरफ। हमने एक पॉइंट P लिया जो R डिस्टेंस पे है, और उस डिस्टेंस पे हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सो लेट्स से दिस इज सोर्स चार्ज Q, और सोर्स चार्ज से R डिस्टेंस पे ये हमारा टेस्ट चार्ज है। तो यहां पे टेस्ट चार्ज होगा। टेस्ट चार्ज का डेफिनेशन हम सभी जानते हैं अच्छे से। और ये जो है लेट्स से दिस इज पॉइंट P, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट P है। अब हम क्या करते हैं, जैसा प्रीवियस केस में किया था, इस क्योंकि हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल इस पॉइंट का निकालना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक स्मॉल वर्क डन निकालूंगा। स्मॉल वर्क डन के लिए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लूंगा, फिर उसको इंटीग्रेट करूंगा, और इंटीग्रेशन कैसे करूंगा, इन्फिनिटी से R लूंगा। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए, ए टेस्ट चार्ज Q, टेस्ट चार्ज ये Q है, is moved for a small displacement dr। तो यहां से यहां तक का लेट से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr लिया, और ये टेस्ट चार्ज को हमने Q के डायरेक्शन में मूव किया फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। अब देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, और मैं टेस्ट चार्ज को कहां मूव कर रहा हूं, इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूं। क्योंकि टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, और मेरा सोर्स चार्ज भी पॉजिटिव है, सो देयर विल बी फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो मुझे dr मूव करने के लिए पीछे से ढकेलना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, इसको ढकेलना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल वर्क डन क्या हुआ। अच्छा, एक और चीज यहां पे नोट कर लेते हैं, इस सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस किया है वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, K Q by R square, that is 1/4 pi epsilon naught Q by R square. This is electric field. So this is electric field produced by source charge Q। और इलेक्ट्रिक फील्ड चारों डायरेक्शन में है ना, हर एक डायरेक्शन में। ये पॉइंट चार्ज है, सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, 720 डिग्री में जा रहा है, तो ये हर एक डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया बिकॉज ऑफ सोर्स चार्ज। अब टू मूव इट, किसको मूव कर रहे हैं, टेस्ट चार्ज को मूव करना है। टू मूव इट अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा इलेक्ट्रिक फोर्स, जो रिपल्शन का इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा
उसके अगेंस्ट में मूव करने के लिए वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब सिंपल है, मुझे इसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक, तो ये जो फोर्स अप्लाई करना है ना, ये फोर्स कौन सा है, जो हमें यहां से फोर्स अप्लाई करना है इस टेस्ट चार्ज, सिंपल सा है, इस टेस्ट चार्ज को इधर ढकेलने के लिए जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो फोर्स कितना होगा, तो कूलम्स लॉ के हिसाब से K Q/r²। तो कितना आ गया, माइनस साइन मैंने लिया। ये माइनस साइन क्यों लिया है, माइनस साइन क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं। तो -1/4πε0 Q/r²। तो इतना मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा इसको मूव करने के लिए। ठीक, अब जो dr डिस्टेंस पे जो हमने मूव किया, व्हेन वर्क डन इज मूविंग डिस्टेंस dr, तो स्मॉल वर्क डन कितना आएगा, स्मॉल वर्क डन आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब F इनटू dr। ये आता वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, दैट इज dw, ये स्मॉल वर्क डन होता। अब इसमें F क्या है, F यहां से आ गया, दिस इज फोर्स, और dr स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो यही चीज यहां लिखा गया है, F की वैल्यू रखती -Q/4πε0r² इंटू dr। तो ये हो गया स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन कहां से कहां, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने के लिए। पर मुझे निकालना क्या है, मुझे इस पॉइंट P का पोटेंशियल निकालना है, और इस पॉइंट P से dr डिस्टेंस में मूव करने के लिए अगर मुझे इतना वर्क करना पड़ रहा है, छोटा सा डिस्टेंस dr डिस्टेंस मूव करने के लिए अगर मुझे इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो सोचिए इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना होगा इस स्मॉल वर्क डन को। फिर समझिए, ये जो स्मॉल वर्क डन है दैट इज फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr। पर मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। मतलब अगर मुझे P पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी से मैं छोटा वर्क कर रहा हूं, dr डिस्टेंस का वर्क करके यहां तक पहुंचा हूं। तो मतलब हर dr के लिए मुझे इतना वर्क करना पड़ा है। इन्फिनिटी से स्टार्ट किया, छोटा सा dr पे इतना वर्क, फिर dr पे इतना वर्क, फिर dr पे इतना वर्क। तो सोचिए ये वर्क करते करते मैं इस पॉइंट पे पहुंचा हूं। तो मुझे ये वाली पॉइंट पे कितना वर्क करके आना पड़ा है वो मुझे निकालना है, दैट विल बी द पोटेंशियल। तो देखिए यहां क्या किया, सो टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग, यहां नोट करेंगे, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ इन्फिनिटी टू डिस्टेंस r। देखिए यहां पे ये जो P पॉइंट वो कहां पे है, P पॉइंट r डिस्टेंस पे है। मतलब r डिस्टेंस पे आने के लिए इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना वर्क किया है, वही तो उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। वही चीज यहां बोल रहे हैं, टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम डिस्टेंस इन्फिनिटी से r डिस्टेंस पे लाने के लिए वर्क कितना करना पड़ा है। सो वर्क डन इज माइनस इन्फिनिटी टू r। ये क्या ले लिया, ये लिमिट ले लिया। ये लिमिट कहां से कहां लिया, इन्फिनिटी से चले r तक पहुंचे, इन्फिनिटी से चले r तक। r पे क्या है, P पॉइंट है, इन्फिनिटी टू r ये लोअर लिमिट अपर लिमिट, और अंदर क्या है F dx, फोर्स इनटू स्मॉल डिस्प्लेसमेंट Q/4πε0 r² dr, दैट इज 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू dr। तो ये है वर्क डन, कहां से कहां, टोटल वर्क डन इन्फिनिटी से, अगर यहां कहीं इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से P पॉइंट तक आने में जो वर्क करना पड़ा है। और ये P पॉइंट कहां है, सोर्स चार्ज Q से r डिस्टेंस पे है, सोर्स चार्ज Q से r डिस्टेंस पे। इसलिए देखिए लिमिट क्या लगा, इन्फिनिटी से चल के यहां पे आना है, मतलब ये लोअर लिमिट हो गया, और अपर लिमिट कहां है, r पॉइंट तक पहुंचना है, तो ये अपर लिमिट। मतलब ये है कि यहां से चलकर, इन्फिनिटी से चलकर यहां तक नहीं आना है, इन्फिनिटी से चलकर यहीं तक रहना है, यहीं तक रहना है। तो ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है बाहर आ गए, माइनस 1/4πε0 QQ ये बाहर आ गया। इंटीग्रेशन किसका हो रहा है, dr/r², है ना, dr/r²। तो dr/r² मतलब 1/r² है,
तो 1/r² dr, इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिख सकते हैं r की पावर -2, r की पावर -2 dr, और इसका हम क्या कर रहे हैं? इंटीग्रेशन। तो जैसा पिछले केस में किया था, इसको क्या कर देंगे? इसकी पावर हो जाएगी r की पावर हो जाएगी -2 + 1, इंटीग्रेशन के बाद -2 + 1 अपॉन -2 + 1, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन के बाद, और फिर लिमिट लगा देंगे। लिमिट क्या है? लिमिट है इन्फिनिटी टू r तक का लिमिट है। देखिए वही किया गया, तो ये क्या आ गया? r की पावर -1 अपॉन -1, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगा? -2 + 1 -1, -2 + 1 -1, तो r की पावर -1 अपॉन -1 इन्फिनिटी टू r। ठीक, अब ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया, यहाँ पे जो माइनस है और ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? Q/4πε0 r की पावर -1, r की पावर -1। अब यहाँ पे मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया, बट इसको मैं आपको बताता हूँ कैसे आएगा ये यहाँ पे आ गया Q/4πε0, ये आ गया, ये टर्म 4πε0। यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या आएगा? यहाँ पे इंटीग्रेशन में आएगा 1/r इन्फिनिटी टू r, ये लिमिट लगा। अब देखिए 1/r इन्फिनिटी टू r कैसे लगेगा? 1 ये अपर लिमिट यहाँ डालेंगे, माइनस फिर लोअर लिमिट डालेंगे, तो 1/r माइनस 1 लोअर लिमिट में कौन है? इन्फिनिटी। अब 1/∞ टर्म क्या होता है? ये वाला हो जाएगा 0, तो बचेगा क्या? 1/r। तो यहाँ पे मैंने इसी को डायरेक्ट लिख दिया है, क्या? Q/4πε0 1/r, तो यहाँ पे ये वैल्यू आ जाती है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट। अब मैंने क्या किया? इस Q को लेफ्ट हैंड साइड ले गया, तो वर्क डन बाय चार्ज इक्वल टू Q 1/4πε0 Q/r, दैट इज V इक्वल टू, so work done per unit charge is nothing but voltage, nothing but potential difference, that is equal to 1/4πε0 Q/r. So this value is the potential या voltage at any given point. तो किसी भी पॉइंट का जो वोल्टेज होगा या जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, that will be 1/4πε0 Q/r. तो ये वैसा ही है जैसा हमने प्रीवियस डेरिवेशन में किया था, बट प्रीवियस डेरिवेशन में हमने 2 पॉइंट लिए थे, ए और बी पॉइंट लिया था और उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था। और इस केस में हमें क्या करना है? एक ही पॉइंट लेना है और उसी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जब उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो देयर मस्ट बी 2 पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट कहाँ है? दूसरा पॉइंट है इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पे लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा या उस पॉइंट का इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? वोल्टेज बोलेंगे। सो वोल्टेज एट एनी गिवन पॉइंट एट डिस्टेंस r, ये इसका मतलब समझिए, एट डिस्टेंस r फ्रॉम सोर्स चार्ज q से r डिस्टेंस पे जो वोल्टेज डेवलप होगा दैट विल बी Q/4πε0 इंटू r। यहाँ पे एक और चीज नोट कर सकते हैं कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब r जैसे जैसे बढ़ेगा, मतलब P जितना इन्फिनिटी की तरफ जाएगा जो पोटेंशियल होगा उतना ही कम होगा, क्योंकि r जितना बढ़ेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज या पोटेंशियल उतना ही कम होता जाएगा। So this is all about the work done per unit charge at a given point. तो अब इसको लिख लेते हैं, where Q is source charge, R is distance, VR is potential at that point. Basically, VR is also a potential difference. So VR, इसको VR बोल रहे हैं, so VR जो है ये potential है, at the same time ये potential difference है between infinity जहां पे पोटेंशियल क्या होता है 0 एंड द पॉइंट P। तो इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इन्फिनिटी। और अगर कोई 2 पॉइंट दिया है तो उस केस में उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा।
यहाँ पे दूसरा पॉइंट नहीं दिया है, जहाँ पे हमने अज्यूम किया है कि दूसरा पॉइंट मस्ट बी एट इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल डिफरेंस है या P पॉइंट का ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन V एंड E। E क्या है? E इज इलेक्ट्रिक फील्ड, E इलेक्ट्रिक फील्ड है और V क्या है? पोटेंशियल है। तो V और E के बीच में क्या रिलेशन है? सो दैट इज द रिलेशन बिटवीन E एंड V। ये हमें डेराइव करना है और इस ये बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन को समझ लेंगे और ये बहुत जगह यूज होने वाला है, बहुत जगह इन द सेंस मतलब नेक्स्ट 8 चैप्टर में ये यूज होगा। 8 नहीं, नेक्स्ट 6 चैप्टर में E और V का रिलेशन यूज होने जा रहा है। तो इसको एक छोटा सा डेरिवेशन है, लॉजिकल डेरिवेशन है, इसको समझते हैं क्या है। सपोज यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा? कोई एक सोर्स चार्ज होगा और यहां पे एक टेस्ट चार्ज है Q0। सेम रिलेशन से देखिए, बहुत छोटा सा डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है? सोर्स चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है और जो टेस्ट चार्ज है वो लेट्स से r डिस्टेंस पे या x डिस्टेंस पे टेस्ट चार्ज, और इस टेस्ट चार्ज को मुझे मूव करना है। तो कितना डिस्टेंस मूव करना है? dr डिस्टेंस, बहुत स्मॉल डिस्टेंस मूव करना है। तो मूव करने के लिए मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करना पड़ेगा, मतलब जो फोर्स इस पे लगाना है, इस टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स लगाना है वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगी। सेम चीज जो हमने पीछे अभी डेरिवेशन में समझा। अब देखिए, एक टेस्ट चार्ज Q इज मूव्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस dr डिस्टेंस के लिए इसको हमने मूव किया। देन वर्क डन dW बाय अप्लाइड फोर्स इज -QE। तो इस पे वर्क कितना करना पड़ेगा? -QE वर्क करना पड़ेगा, -QE फोर्स लगाना पड़ेगा। जो फोर्स होगा दैट विल बी -Q टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा और फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस करेंगे तो स्मॉल वर्क डन आ जाएगा। सो स्मॉल वर्क डन इक्वल टू जो हमने पहले भी डिस्कस किया F डॉट dx है ना, F फोर्स होगा, dx स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे dx की जगह क्या है? dr, तो F इंटू dr विल बी स्मॉल वर्क डन। यहां से यहाँ सेम एनालॉजी जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। अब F की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम? F की वैल्यू -QE। देखिए, कई बार मैं F की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर ले रहा हूं और कई जगह पे मैं क्या ले रहा हूं? QE ले रहा हूं, है ना। ये दोनों चीज सेम है और यही चीज हमने डिस्कस किया था जब हम फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेशन को देख रहे थे। तो मैं फोर्स को ये वैल्यू भी लिख सकता हूं और फोर्स को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर भी लिख सकता हूं। दोनों किसी भी तरीके से जाएंगे तो सेम आएगा, लेकिन इस केस में स्पेसिफिकली QE ले रहा हूं क्योंकि मुझे E इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज का रिलेशन चाहिए, इसलिए यहां पे मैं फोर्स की वैल्यू को -QE लिख रहा हूं। तो देखिए ये छोटा सा डेरिवेशन है, क्या है? तो ये हो गया फोर्स -F इंटू dr, है ना। ये -F इंटू dr है, माइनस क्यों आएगा? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं। तो -F इंटू dr, F की वैल्यू क्या रखती? QE, -QE इंटू dr, तो ये क्या गया? स्मॉल वर्क डन dW, ये dW की वैल्यू है dW। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए वोल्टेज। तो वोल्टेज क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो इस Q को मैं नीचे ले आता हूं, Q को dW के नीचे ले आता हूं। तो देखिए dW बाय Q किया मैंने, dW बाय Q क्यों किया? Q लाया मैंने, क्योंकि इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करना है। सो dW बाय Q करूंगा तो क्या आ जाएगा? -E dr। अब dW बाय Q क्या होगा? स्मॉल वोल्टेज होगा। देखिए वोल्टेज का डेफिनेशन क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट होता है। तो वर्क डन, कंप्लीट वर्क डन होता है यहाँ पे, कंप्लीट वर्क डन अपॉन चार्ज। यहाँ पे अगर हम स्मॉल वर्क डन ले लेंगे, अगर मैं dW जो है स्मॉल ले लूंगा, स्मॉल वर्क डन पर यूनिट चार्ज लूंगा, तो ये कंप्लीट वोल्टेज थोड़े ना होगा, ये स्मॉल वोल्टेज हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? dV।
तो क्या आ गया ये dv इक्वल टू माइनस ई डी आर। तो ये यहां से रिलेशन मिल जाता है E इक्वल टू माइनस डीवी बाय डी आर, ये रिलेशन आ गया। तो अब इसको समझते हैं ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज और डिस्टेंस के डिफरेंशिएशन से। मतलब फिर से समझते हैं, जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल की वैल्यू एक तो माइनस आ रही है। माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो पोटेंशियल कब बढ़ेगा? जब पोटेंशियल, अगर हम इस डायरेक्शन में आएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा सर? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या रिलेशन होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो अगर हम E के पास में आए, मतलब अगर सोर्स चार्ज के पास में आएंगे तो R की वैल्यू कम होगी, R की वैल्यू कम होगी तो E की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक। और दूसरा देखिए, अब वोल्टेज की बात करते हैं। अगर मैं इधर मूव करने के लिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क करूंगा, ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। जितना ज्यादा वर्क होगा एक चार्ज को मूव करने के लिए, उतना ज्यादा वोल्टेज बढ़ेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम सोर्स चार्ज की तरफ आए, सोर्स चार्ज के जितना पास आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना बढ़ेगा और उतना ही वोल्टेज बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज हुआ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस भी है। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन क्या मिल रहा है? इन दोनों के बीच का रिलेशन मिल रहा है E इक्वल टू माइनस V बाय X। ये मैंने क्या लिया? स्मॉल वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल डिस्टेंस, और ये मैंने ले लिया टोटल वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टोटल डिस्टेंस। सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, बट ऑफ अपोजिट नेचर, नेगेटिव साइन के साथ, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x होगा जब हम पोटेंशियल की बात करेंगे। तो रिलेशन क्या रहा है? E इक्वल टू माइनस dV बाय dr। मतलब जितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड के पास आएंगे उतना ज्यादा उसका पोटेंशियल होगा। तो यही चीज यहां पे लिखा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव साइन शोज। तो यहां पे क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन है ना, डिफरेंशिएशन dV बाय dr हो रहा है, मतलब डिफरेंशिएशन किसका? वोल्टेज का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। नेगेटिव साइन shows that direction of electric field is opposite to direction of dV। dV इधर बढ़ रहा है, dV इधर मूव कर रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। दैट इज dV डिक्रीजेज along the direction of E। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस डायरेक्शन में जाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाऊंगा, तो dV की वैल्यू क्या होगी? dV की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन वहीं पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा तो dV की वैल्यू बढ़ेगी। ये हो गया माइनस साइन का मतलब। सिंपल है, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। जितना ज्यादा मूव करेंगे उतना ज्यादा वर्क डन, जितना ज्यादा वर्क डन उतना ज्यादा वोल्टेज। सो दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस। सो दिस ऑल्सो शोज दैट एन इलेक्ट्रिक चार्ज experiences force from high potential towards low potential. If allowed to move, it will do so in this direction only। क्या मतलब हुआ? फिर से देखिए, this also shows that अगर हम कोई एक इलेक्ट्रिक चार्ज या टेस्ट चार्ज लें तो वो टेस्ट चार्ज ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कहां से कहां? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। दैट इज अगर उसको मूव होने दिया जाए, मैं अगर यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज रख दूं तो ये टेस्ट चार्ज कहाँ मूव होना चाहेगा? इस डायरेक्शन में मूव होना चाहेगा। क्यों इस डायरेक्शन मूव होना चाहेगा? क्योंकि इसके ऊपर रिपल्शन लग रहा है। रिपल्शन कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो ये कहाँ जाना चाहेगा? जहां पे रिपल्शन कम हो।
तो रिपल्शन कहाँ कम है? इन्फिनिटी की तरफ रिपल्शन कम है, इन्फिनिटी की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो हम क्या बोलेंगे? चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल कहाँ पे है? अगर मैं इसके रिस्पेक्ट में दो पॉइंट लूं ए और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट लूं बी, इन दोनों का पोटेंशियल है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा है? पोटेंशियल एट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी। तो ये चार्ज जाना कहाँ चाहेगा? हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना जाएगा। तो चार्ज जो है इस तरफ जाना चाहेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। बट यहां ध्यान देंगे, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा। अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात कर रहे हैं तो वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा। क्यों लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाना चाहेगा? समझिए, यहां पे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रखूं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? माइनस, तो वो कहां जाना चाहेगा? इस तरफ जाना चाहेगा अपने आप। जस्ट छोड़ देंगे, हम इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेंगे, ये अपने आप इसकी तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्यों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है दैट इज बिकॉज ऑफ अ पॉजिटिव सोर्स चार्ज, और पॉजिटिव सोर्स चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है? बी से ए की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल, whereas पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बैटरी की बात करेंगे, जब हम सेल की बात करेंगे, जब हम करंट की बात कर रहे होंगे, तो करंट के केस में इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव करता है? इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो दिस इज द पॉइंट जो हमें ध्यान रखना है। दैट इज पोटेंशियल, दैट इज अ चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, वेयर एज नेगेटिव चार्ज विल मूव फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस बहुत सिंपल सा टॉपिक है। देखिए क्या बोलता है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल मतलब वोल्टेज, और सरफेस इक्वल वोल्टेज वाले सरफेस। तो इक्वल वोल्टेज वाले सरफेस या इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? तो देखिए, हमेशा ही पोटेंशियल कैसे डिफाइन होता है या वोल्टेज कैसे डिफाइन होता है? वोल्टेज इज ऑलवेज स्पेसिफाइड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यहां समझिए, अगर यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, तो मैं बोलूंगा कि जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक वोल्टेज है या जो पोटेंशियल है, अगर यहाँ पे दो पॉइंट लिया जाए ए और यहाँ पे एक पॉइंट लिया जाए बी, तो मैं बोलूंगा पोटेंशियल ऑफ ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल ऑफ बी। कैसे मैंने बता दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को डायरेक्शन को देख के क्या पता चल रहा है कि सोर्स चार्ज यहां कहीं है, और ये दो पॉइंट में ए पॉइंट जो है सोर्स चार्ज के ज्यादा पास है, तो इस पॉइंट तक आने पे इसको ज्यादा वर्क करना पड़ा है, इस पे कम वर्क करना पड़ा है। क्योंकि इस पे ज्यादा वर्क करना पड़ा है तो VA इज ग्रेटर देन VB। तो इसलिए मैं क्या बोलूंगा? VA वोल्टेज एट A इज ग्रेटर देन वोल्टेज एट B, या पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। लेकिन जब मैं यहाँ पे दो पॉइंट और लेता हूं, दो पॉइंट कौन से और ले रहा हूं? मैं यहां पे ले रहा हूं एक पॉइंट C और यहां पे ले रहा हूं एक पॉइंट D। ये दो पॉइंट ले रहा हूं। अब देखिए, इस चार्ज के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस भी सेम है और ये डिस्टेंस भी सेम है, इक्वल डिस्टेंस। मान लीजिए ये इक्वल डिस्टेंस है, तो अगर ये इक्वल डिस्टेंस है तो इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में भी ये इक्वल डिस्टेंस होगा।
इन्फिनिटी से ये डिस्टेंस और इन्फिनिटी से ये डिस्टेंस, ये दोनों ही सेम होगा। अगर ये दोनों सेम है मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क करना पड़ा है C के लिए उतना ही वर्क करना पड़ा है इन्फिनिटी से D तक लाने में चार्ज को। तो दोनों में सेम वर्क अगर है तो दोनों का वोल्टेज क्या होगा, तो VC इज इक्वल टू VD। तो मैं क्या बोलूंगा कि ये दो जो पॉइंट है C और D जो पॉइंट है ये दोनों सेम वोल्टेज पे हैं, या मैं बोलूंगा ये दोनों का सेम पोटेंशियल है, या मैं बोलूंगा ये दोनों इक्वी पोटेंशियल है। इक्वी पोटेंशियल है तो इसको बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल। अब इस तरीके से अगर मैं ये लाइन यहां ड्रॉ कर दूं तो मैं बोलूंगा ये जो लाइन है ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, क्योंकि ये C है ये D है। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं यहाँ पे एक P ले लूं तो ये तीनों पॉइंट C D P ये तीनों पॉइंट का वोल्टेज सेम है, तीनों पॉइंट पे वर्क डन सेम है। इसलिए ये तीनों पॉइंट को जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मैं बोलूंगा ये जो सरफेस बना ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। सिंपल सा। अब इसको देखते हैं क्या किस तरीके से डिफाइन किया गया है। तो देखिए इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ए रियल और इमेजिनरी, यहाँ पे ए रियल और इमेजिनरी सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विच हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस और सिंपली एन इक्विपोटेंशियल। यहाँ पे दो वर्ड मैं बता रहा हूं, एक रियल भी यूज कर रहा हूं और इमेजिनरी भी यूज कर रहा हूं। सो ए रियल और इमेजिनरी सरफेस in an electric field which has same potential at every point is an equipotential surface और simply an equipotential। क्या मतलब समझिए। एग्जाम्पल के लिए ए शेल जैसे फुटबॉल के अंदर ब्लैडर है और ऊपर क्या फुटबॉल की कवरिंग है, तो ये क्या बन गया, शेल बन गया। या फुटबॉल, सिंपल फुटबॉल लीजिए, जो फुटबॉल का सरफेस है वो शेल है। A shell having electric charge at its center, अगर एक चार्ज सेंटर में है, सेंटर में अगर एक चार्ज है तो इसके ऊपर जो ये कवरिंग बनेगी ये हो जाएगी शेल। और ये चार्ज कहाँ पे है, इसके सेंटर में, यहाँ पे सेंटर में, सेंटर पॉइंट पे। तो ये जो कवरिंग है या ये जो सेल है दिस इज इक्विपोटेंशियल। क्यों, क्योंकि सेंटर में जहां पे चार्ज है वहां से हर एक पॉइंट का डिफरेंस या हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो बराबर है। मतलब अगर ये एक सोर्स चार्ज है तो किसी टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे इन्फिनिटी में लाने में सेम वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फिनिटी से यहां तक लाने में हर एक जगह सेम वर्क करना पड़ रहा है। तो हर एक जगह का वोल्टेज सेम है, इसलिए हम इस सरफेस को क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल। सो ए शेल हैविंग इलेक्ट्रिक चार्ज एट इट्स सेंटर मेक्स एन इक्विपोटेंशियल सरफेस एज इट हैज सेम पोटेंशियल। क्योंकि हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है इसलिए इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाया, ये सपोज यहाँ पे मैंने दो सोर्स चार्ज ले लिए, एक प्लस चार्ज लिया है और एक माइनस चार्ज लिया है। तो इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, जो पिंक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और जो वॉयलेट है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसको समझते हैं किस तरीके से। ये जो पिंक यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, कहाँ से निकलती है, पॉजिटिव से निकलती है। कहाँ जाती है, इन्फिनिटी में जाती है, लेकिन अगर माइनस मिल गया तो वहां पे टर्मिनेट होगी। तो यहाँ से निकली और ये माइनस में जाकर टर्मिनेट हुई, यहाँ से निकली माइनस में जाकर टर्मिनेट हुई, यहाँ से निकली और इस डायरेक्शन में निकली और माइनस में जाकर टर्मिनेट हुई। इस तरीके से यहाँ से निकली और इस तरीके से टर्मिनेट हुई। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, जो पिंक वाले जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब ये जो वॉलेट लाइंस हैं, ये वॉलेट लाइन इक्विपोटेंशियल लाइन है। ये इक्विपोटेंशियल लाइन कैसे है उसको समझिए। इस चार्ज से ये डिस्टेंस, इस चार्ज से ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इस चार्ज से
हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम है। अब बोलेंगे यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो छोटा होता जा रहा है और इस तरफ जब हम जाते हैं तो ये डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है ना। ये अगर मैं सेंटर लूँ तो इधर ये डिस्टेंस बड़ा दिख रहा है और इधर जब जाते हैं तो ये डिस्टेंस छोटा दिख रहा है। उसका कारण समझिए। उसका कारण ये है कि जब मैं, तो इसको समझिए ये क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि जब मैं इस तरफ जा रहा हूं और दूसरा जब मैं इधर जा रहा हूं तो दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर ही कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। सपोज ये वाला जो लाइन था ये कहाँ जा रहा था, ये लाइन तो यहाँ जा रहा था, लेकिन ये मुड़ के इधर जा रहा है ना। मतलब इसने क्या किया, नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में, इस पर्टिकुलर एरिया में कॉन्सेंट्रेट कर दिया है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा इस एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, इस एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं, तो इनका जो इक्विपोटेंशियल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस जो है या जो वोल्टेज है, इक्वल वोल्टेज है, वो कम कम डिस्टेंस पे बन रहा है। फिर से, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहाँ पे अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कॉन्सेंट्रेशन है या इंटेंसिटी है वो कम है, कम है। तो इसलिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस पे आपका इक्विपोटेंशियल पॉइंट बन रहा है। मतलब दिस इज वन इक्विपोटेंशियल पॉइंट, दूसरा ये इक्विपोटेंशियल पॉइंट है, तीसरा ये इक्विपोटेंशियल है, चौथा ये इक्विपोटेंशियल है इस वाले सर्कल पे, कॉन्सेंट्रिक रिंग पे। तो यही चीज जब मैं यहां देखता हूं तो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस तो कम है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्टेंस। ऐसा क्यों है ये हमें समझना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्सेंट्रेटेड है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से ये जो डिस्टेंस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है तो कम डिस्टेंस पे सेम पोटेंशियल बन जाता है, सेम इक्वल पोटेंशियल बन जाता है। वैसे जैसे जैसे दूर जाएंगे ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है। ये तभी है जब कोई पॉजिटिव और नेगेटिव आसपास हो। लेकिन अगर हमारे पास केस है कि केवल एक पॉजिटिव है या केवल एक नेगेटिव है, उस केस में ये सारे के सारे लाइन इन्फिनिटी पे जा रहे होंगे। ये लाइन इस तरीके से कर्व नहीं बना रहे, ये सभी के सभी लाइन इन्फिनिटी पे जा रहे हैं। उस केस में जब मैं कॉन्सेंट्रिक लाइंस बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा, ये मैं एक सेंटर पकड़ लूंगा, जो चार्ज जहां पे चार्ज का एक सेंटर ले लूंगा, उस सेंटर से एक आर डिस्टेंस लूंगा और आर डिस्टेंस, इस आर डिस्टेंस पे जो मैं सर्कल ड्रॉ करूंगा, आर डिस्टेंस का, आर रेडियस का जो सर्कल ड्रॉ होगा, ये सर्कल हर एक पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंस है और हर एक पॉइंट पे ये आर डिस्टेंस रहेगा और हर एक पॉइंट जो है इक्वी पोटेंशियल होगा। तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। इसी तरीके से अगर मैंने एक प्लेन ले लिया, प्लेन, इस प्लेन पे बहुत सारे चार्ज रखे तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेंगी, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है। अब इसके इक्विपोटेंशियल कैसे बनेगा, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के या इस प्लेन के पैरेलल या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो लाइन होगा विच इज पैरेलल टू प्लेन या विच इज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये जो सरफेस बना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बना। अब समझिए, अगर मैं दूसरा एक केस लेता हूं, अगर मैं एक लाइन लेता हूं, ये मैंने प्लेन लिया, ये मैंने पॉइंट लिया, अगर मैं एक लाइन लेता हूं और इस लाइन पे बहुत सारे चार्ज हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इस लाइन पे बहुत सारे चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डेवलप होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ये इस तरफ भी जा रहा है, इस तरफ भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है। और याद रखेंगे 3 डायमेंशन में अगर हम इसको समझेंगे तो मेरी तरफ बाहर भी आ रहा है और आपकी तरफ भी जा रहा है, अंदर भी जा रहा है। तो इसका जो इक्विपोटेंशियल होगा वो एक सिलेंडर बनेगा। इसका जो इक्विपोटेंशियल होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस, वो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनता है, जैसे हमने गॉस थ्योरम में देखा था।
तो इसका जो इक्विपोटेंशियल है वो सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगा। सो इक्विपोटेंशियल कैसे समझेंगे? इक्वल डिस्टेंस, चार्ज से इक्वल डिस्टेंस जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम आ रही होंगी, वो जो लाइन ज्वाइन होंगी विच विल बी परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और पैरेलल टू द सरफेस, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। देखिए ये हो गया हमारा Q 1/4πε0 Q/R। ये क्या है? ये वोल्टेज है। 1/4πε0 Q/R, ये वोल्टेज हो गया एट एवरी पॉइंट ऑफ द सरफेस। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर एट राइट एंगल टू ईच अदर। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस कैसे जा रही हैं? इलेक्ट्रिक लाइंस इस तरीके से जा रही हैं, ये इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये सभी इलेक्ट्रिक लाइंस है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे है? राइट एंगल। इक्विपोटेंशियल कैसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है, ये राइट एंगल है। ठीक है, फिर से देखिए, अगर मैं ये सोर्स चार्ज लेता हूं सिंगल चार्ज, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर एक डायरेक्शन इस तरीके से जा रहा है। ठीक, और मुझे अगर इसका इक्विपोटेंशियल ड्रॉ करना है तो कैसा ड्रॉ करना है? यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और इन सभी परपेंडिकुलर पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, है ना, ज्वाइन कर देंगे, तो ये क्या बन गया? इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। तो इक्विपोटेंशियल कैसे है? राइट एंगल टू ईच अदर, राइट एंगल टू ईच अदर। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसी तरीके से वोल्टेज का अगर हम देखें तो ये दोनों, ये जो वोल्टेज के लाइंस बनेंगे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब जो हम सरफेस ड्रॉ करेंगे वो सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। तो जो सरफेस बना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। यहां देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है कि नो वर्क इज डन इन कैरिंग ए इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस टू अदर पॉइंट व्हाट एवर इज इट्स पाथ। मतलब समझिए, मतलब यह है कि अगर मैं यहाँ पे एक प्लेन लेता हूं और प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्लेन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, प्लेन पे चार्ज है और उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही है, इसके इक्विपोटेंशियल कौन से होंगे? ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो इनको अगर ज्वाइन कर दिया जाए तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्लेन के पैरेलल है। अब इस इक्विपोटेंशियल पे कोई भी पॉइंट लिया जाए, 1 ले लें या ये पॉइंट को 2 नाम दे देते हैं या ये पॉइंट को 3 नाम देते हैं, तो ये तीनों पॉइंट इक्विपोटेंशियल है। वहीं पे अगर मैं कोई और पॉइंट लूं जो इस इक्विपोटेंशियल पे ना हो, लेट से एक पॉइंट मैंने यहां लिया, लेट से दिस इज 4, तो 4 से 2 पे आने पे मुझे वर्क करना पड़ेगा। 4 से अगर 2 पे मैं आना चाहता हूं टेस्ट चार्ज को लेके, तो मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो इन दोनों में 4 और 2 में V2 वोल्टेज एट 2 इज नॉट इक्वल टू वोल्टेज एट 4। लेकिन अगर मैं 1 की बात करूं, 2 की बात करूं और 3 की बात करूं, जिनका पोटेंशियल या जिनका वोल्टेज सेम है, तो मैं अगर एक चार्ज को 1 से 2 ले जाना चाहूं या 2 से 3 ले जाना चाहूं, तो मुझे कोई वर्क नहीं करना है, वो अपने आप चला जाएगा। मतलब देयर इज नो वर्क डन, क्योंकि ये तीनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड से सेम डिस्टेंस पे है। तो वही चीज बोल रहा है, नो वर्क इज डन इन कैरिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज from one point of equipotential surface to other point whatever is its path। किसी भी तरीके से आप जाइए, वर्क डन विल बी 0। सेकेंड पॉइंट, जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया है कि ये एक A पॉइंट है, ये B पॉइंट है और ये C पॉइंट है। ठीक है, ये जो है ये सोर्स चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है, और ये जो सर्कल ड्रॉ है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब A से B पे आने पे, B से C पे या C से D पे, इस सरफेस पे कहीं भी मूव करिए, कैसे भी मूव करिए, ये ऊपर से जाइए या नीचे से जाइए या A से D, D से C, C से B जाए या A से B जाए, किसी भी पाथ में किसी भी रूट से जाएं, वर्क डन विल बी 0। वर्क डन विल बी 0 क्यों? क्योंकि पोटेंशियल सेम है। आपको किसी भी
इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम नहीं करना है, क्योंकि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है. सो वर्क डन एट एनी पॉइंट विल बी जीरो. ये बोल रहा है ये वाला पॉइंट, दैट इज नेट वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज फ्रॉम A to B is 0, B to C is 0, because work done equal to Q into V and V is same on this equipotential surface. क्योंकि वोल्टेज हर जगह सेम है तो वर्क डन 0 रहेगा. दूसरा पॉइंट इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में समझते हैं. सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल. मतलब यह है कि जो आपके घर के सामने जो पोल है और पोल पे जो इलेक्ट्रिक लाइंस हैं, है ना, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक लाइन है, और ये पोल से कनेक्टेड है, पोल से कनेक्टेड है. यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे देंगे, थोड़ा सा एक पॉइंट है, मैं इसको आपको बता दूं. अब यहाँ पे ये जो लाइन है ये पूरा का पूरा लाइन सेम वोल्टेज पे, ये पूरा का पूरा लाइन सेम वोल्टेज पे, ये पूरा का पूरा लाइन सेम वोल्टेज पे, बट लाइन 1 और लाइन 2 में थोड़ा सा डिफरेंस. चलिए बस सिंपल से यहां समझिए. अगर मैं यहां पे एक पॉइंट लेता हूं और यहां पे एक पॉइंट लेता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये याद रखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये तार है, वायर है, वायर. ये 3 वायर कनेक्टेड है. जो आपके घर के सामने जो पोल है उस पर 3 वायर इस तरीके, 4 वायर कनेक्टेड होंगे इस तरीके से. तो यहां पे देखिए, इस वायर पे पूरा वोल्टेज, सरफेस ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल. इस वायर का पूरा वोल्टेज सेम है. तो अगर मैं यहां से यहां वर्क करूं तो वर्क डन विल बी 0. या आप याद रखें, या आप देखते होंगे ऐसा कि कोई जो क्रो है या कोई जो बर्ड है, कोई पक्षी है, वो इस तार पे बैठ जाते हैं, उसको कोई शॉक नहीं लगता, इवन दो उसका एक पैर यहां है और दूसरा पैर यहां है, उसको कोई शॉक नहीं लगेगा. लेकिन उसी केस में अगर उसका एक पैर यहां है, अब पक्षी का तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत डिफरेंस रहता है, बंदर ले लेते हैं, एक बंदर का पैर यहां है, बंदर का दूसरा पैर अगर यहां आ जाए तो उसको शॉक लग जाएगा और वो गिर जाएगा. लेकिन वही बंदर का एक पैर यहां है और बंदर का दूसरा पैर यहां है तो उसको कुछ नहीं होने वाला. एक और, अगर कोई आदमी, डोंट ट्राई एट होम, दिस इज नॉट एडवाइस, जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि अगर कोई पर्सन इस तार पे चले, इस तार को पकड़ ले या चले, उसको कुछ नहीं होने वाला. लेकिन जैसे ही वो पर्सन एक हाथ से इधर पकड़ा है और दूसरा हाथ इधर लाएगा, तुरंत उसको शॉक लगेगा और गिर जाएगा. क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये पूरा का पूरा लाइन सेम वोल्टेज पे है, सेम वोल्टेज पे है. ये पूरा का पूरा लाइन डिफरेंट वोल्टेज पे है, ये पूरा का पूरा लाइन डिफरेंट वोल्टेज पे है. अब इसमें वोल्टेज डिफरेंट कैसे आ गया? तो कुछ फेज होता है जो हम एसी में समझेंगे, एसी अल्टरनेटिंग करंट में हम समझेंगे कि 3 फेज होते हैं, आर फेज, वाई फेज, बी फेज, या फेज डिफरेंस कुछ होता है. उसकी वजह से ये तीनों लाइन एक जैसा दिख रहे हैं, लेकिन तीनों के वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है. यहां पर इस पूरे लाइन में जब हम वोल्टेज देखेंगे, ये पूरे लाइन का वोल्टेज सेम रहेगा. सो सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ऑलवेज इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्वल पोटेंशियल सरफेस होता है कंडक्टर पे. तो दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस.